राम राम। आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा। आपके साथ हूं मैं सोनल दहिया। लोकसभा चुनाव की सरगर्मी के बीच नेताओं के बयानों से सियासी पारा पहले ही हाई हो चुका है। इसी बीच कांग्रेस नेता सैम पित्रोदा के एक बयान ने सियासी हलचल पैदा कर दी है। सैम पित्रोदा ने अमेरिका के इनहेरिटेंस टैक्स यानी कि विरासत टैक्स की वकालत की है। यह टैक्स किसी व्यक्ति के मरने के बाद उसकी संपत्ति पर लगता है। बीजेपी कांग्रेस घोषणा पत्र में संपत्ति के बंटवारे वाले वायदे को लेकर कांग्रेस को घेर रही है। पित्रोदा ने अमेरिका के जिस इनहेरिटेंस टैक्स यानी विरासत टैक्स की वकालत की है, इसके मुताबिक एक ऐसा टैक्स जो मरने वाले की संपत्ति उसके बच्चों को ट्रांसफर किए जाने पर लगाया जाता है। सैम पित्रोदा ने कहा कि अमेरिका में इनहेरिटेंस टैक्स लगता है, मतलब अगर किसी के पास 10 करोड़ डॉलर की संपत्ति है तो उसके मरने के बाद बच्चों को सिर्फ 45% संपत्ति ही मिलेगी और बाकी की जो 55% है वो सरकार ले लेती है। पित्रोदा के बयान पर पीएम मोदी ने हमला बोला है। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस के खतरनाक इरादे खुलकर सामने आ गए हैं, इसलिए वो इनहेरिटेंस टैक्स की बात कर रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी कहा कि पित्रोदा के बयान से कांग्रेस पार्टी एक्सपोज हो गई है। To take their wealth and give it to somebody. It means to create new policies so the concentration of wealth can be prevented. It's like Monopoly Act. Okay? It doesn't mean that I'll take your shirt away. But you can say the future policies would be such that this particular group cannot be into everything. There is a Monopoly Act in America also. We have to make sure that few people become so rich that they begin to run government. We have to make sure that's the requirement in democracy everywhere in the world. Nothing wrong in being rich, nothing wrong in accumulating wealth, but to what point? Let me tell you, in America, there is an inheritance tax. So if, let's say, one has $100 million worth of wealth, and when he dies, he can only transfer probably 45% to his children. 55% is grabbed by government. Now, that's an interesting law. It says you, in your generation, made wealth. You are leaving now, you must leave your wealth for public. Not all of it, half of it. Which to me sounds fair. In India, you don't have that. If somebody is worth 10 billion and he dies, his children get 10 billion. Public get nothing. And law says you get half of it, public gets half of it. So these are the kind of issues people will have to debate, discuss. I don't know what the conclusion would be at the end of the day. But when we talk about redistributing wealth, we are talking about new policies, new programs that are in the interest of the people and not in the interest of super rich only. शाही परिवार के शाहजादे के सलाहकार, इस शाही परिवार के शाहजादे के पिताजी के भी सलाहकार, उन्होंने कुछ समय पहले कहा था, और ये परिवार उन्हीं की बात मानता है। उन्होंने कहा था कि हमारा देश का जो मिडिल क्लास है, मध्यम वर्गीय लोग हैं, जो मेहनत करके कमाते हैं, उन्होंने कहा उन पर ज्यादा टैक्स लगना चाहिए। ये इन्होंने पब्लिकली कहा है। अब ये लोग उससे भी एक कदम आगे चले गए हैं। अब कांग्रेस का कहना है कि वो इनहेरिटेंस टैक्स लगाएगी, माता पिता से मिलने वाली विरासत पर भी टैक्स लगाएगी। आप जो अपनी मेहनत से संपत्ति जुटाते हैं, वो आपके बच्चों को नहीं मिलेगी, बल्कि कांग्रेस सरकार का पंजा उसे भी आपसे छीन लेगा। यानी कांग्रेस का मंत्र है कांग्रेस की लूट। कांग्रेस का मंत्र है कांग्रेस की लूट, जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। कांग्रेस पार्टी सैम पित्रोदा के बयान के बाद कंप्लीटली एक्सपोज हो गई। सबसे पहले
घोषणा पत्र में सर्वे, मनमोहन सिंह का पुराना बयान जो कांग्रेस की लेगेसी है कि हम देश के संसाधन पर सबसे पहला अधिकार माइनॉरिटीज का मानते हैं, और अब इनके मैनिफेस्टो बनाने में जिनकी अहम भूमिका है वो साम पित्रोड़ा का बयान कि संपत्ति के बंटवारे पर विचार होना चाहिए। अमेरिका का हवाला देते हुए इन्होंने कहा कि 55% संपत्ति सरकारी खजाने में जाती है। अब जब प्रधानमंत्री जी ने ये मुद्दा उठाया, राहुल गांधी, सोनिया गांधी और पूरी कांग्रेस बैकफुट पर आई कि हमारा मकसद ये नहीं है। परंतु आज साम पित्रोड़ा जी के बयान ने कांग्रेस का मकसद देश के सामने स्पष्ट कर दिया है। और सैम पित्रोदा के जिस बयान को लेकर देखिए लगातार चर्चाएं तेज हैं, उसको भी हम थोड़ा आपको इलेबोरेट कर देते हैं, समझा देते हैं कि जिस इनहेरिटेंस टैक्स की बात हो रही है, आखिरकार वो टैक्स है क्या जिस पर कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने आ गई है। किसी भी मृत व्यक्ति की संपत्ति पर ये विरासत टैक्स लगाया जाता है। इसको जरा आप आसान शब्दों में समझिए। मृतक की जो संपत्ति है उसका कुछ हिस्सा उसके वंशज को मिलता है 45% और 55% जो है वो सरकार के पास चला जाता है। कुछ हिस्सा टैक्स के तौर पर सरकार के पास जाता है और कुछ हिस्सा परिवार के पास रह जाता है। अमेरिका के 6 राज्यों में विरासत टैक्स लगाया जाता है। तो अमेरिका में ये इम्प्लीमेंटेड है। हर राज्य में विरासत टैक्स की दरें अलग अलग हैं, तो इसकी जो दरें हैं वो हर राज्य में अलग अलग हैं। टैक्स का निर्धारण इस पर होता है कि मृतक कहाँ रहता है, किस जगह पर रहता है, उसकी क्या कंडीशनिंग है। अमेरिका के न्यू जर्सी, पेंसिल्वेनिया, मैरीलैंड में ये टैक्स लागू है। इस टैक्स को लगाया जाता है और आयोवा, केंटकी और नेब्रास्का में भी विरासत टैक्स लगता है। अमेरिका के ये 6 जगह जहां पर यह टैक्स लगता है, किसी मृत व्यक्ति की संपत्ति पर यह टैक्स लगाया जाता है। तो सैम पित्रोदा ने जैसे ही ये बयान दिया है उसके बाद अब इस बयान पर लगातार सियासी सरगर्मियां भी तेज हो गई हैं। इनहेरिटेंस टैक्स किस देश में कितना लगाया जाता है वो भी हम आपको थोड़ा ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं कि ये जो टैक्स है वो उसकी दरें क्या है, किस देश में कितना। जापान की अगर हम बात करें तो 55% यहां पर इनहेरिटेंस टैक्स लगाया जाता है। साउथ कोरिया में भी 55% ये टैक्स लगाया जाता है। किन किन जगहों पर कितना फीसदी इनहेरिटेंस टैक्स लगता है। फ्रांस की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 45% इसकी दर है, 45%। ब्रिटेन, अमेरिका में भी 40% विरासत टैक्स लगाया जाता है। स्पेन में 34, आयरलैंड में 33% इसकी दर है। तो ये अलग अलग जगहों पर अलग अलग दर है। बेल्जियम, जर्मनी में भी 30% विरासत टैक्स लगाया जाता है। तो सैम पित्रोदा ने ये जैसे ही एक नई बहस छेड़ दी है इस बयान के साथ साथ, उसको कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि अब एक राजनीतिक माहौल है, तो ऐसे में तमाम पार्टी भुनाने की कोशिश करती हैं आपस में रिएक्शंस को, और उनकी तरफ से आप लगातार आपके ग्राफिक्स के जरिए हम आपके टीवी स्क्रीन पर आपको समझा भी रहे हैं कि कहाँ कितना विरासत टैक्स लगता है। आप उसको ज़रा देख भी सकते हैं, समझ सकते हैं कि कहाँ पर कितना इनहेरिटेंस टैक्स लगाया जाता है। हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़े हुए हैं। डॉक्टर पंकज बेनीवाल बीजेपी के प्रवक्ता हैं। डॉक्टर पंकज, आपका बहुत बहुत स्वागत है। वेद प्रकाश विद्रोही कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ हैं। वेद प्रकाश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। गुरमीत सिंह, राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गुरमीत सिंह जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। वेद प्रकाश विद्रोही जी, पहले आप ही से प्रतिक्रिया ले लेती हूं, क्योंकि लगातार सैम पित्रोदा का जो रिएक्शन है वो चर्चाओं का बाजार उस पर गर्म है। हालांकि हर किसी की अपनी एक स्वतंत्रता है कि वो क्या बात कहे, किस संदर्भ में कहे, लेकिन चूंकि टाइमिंग ऐसी है, चुनावी माहौल है, तो ऐसे में और ज्यादा भुनाने की कोशिश तो देखिए तमाम पार्टीज की तरफ से होती है। वेद प्रकाश जी। सोनल जी, आपको, वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक प्रोफेसर गुरमीत सिंह जी को, भाई पंकज बेनीवाल जी को और आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार। आपने सही कहा, राजनीतिक दल एक दूसरे पर प्रहार भी करते हैं और बयानों को भुनाते भी, पर लोकतंत्र के अंदर प्रधानमंत्री का पद ऐसा होता है जो देश का सर्वोच्च पद होता है, और प्रधानमंत्री से अपेक्षा की जाती है कि उसके बयान संतुलित हो और उसके बयानों में अफवाहें ना हो, झूठ ना हो, और लोगों को
बहकाकर वोट हड़पने का कुप्रयास ना हो। यहां प्रधानमंत्री जी वही बात कर रहे हैं। निश्चित रूप से आप सही कह रही हैं। सैम पित्रोदा जी जो इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के प्रधान है, उन्होंने एक डिबेट के अंदर, ये चर्चा के अंदर ये बात कही है उदाहरण के रूप में। यदि आप उस पूरी चर्चा को सुनेंगे, निश्चित रूप से कही है उन्होंने, पर उन्होंने कहा डिबेट, इस पर डिबेट होनी चाहिए कि ये हो या ना हो। तो प्रधानमंत्री जी का ये कहना कि कांग्रेस लगाएगी, इसका मतलब है कि हारा हुआ, डरा हुआ, घबराया हुआ प्रधानमंत्री चुनावी हार से बौखलाकर झूठ बोल रहा है, अफवाह फैला रहा है और मुद्दों से ध्यान भटका रहा है। लोकतंत्र के अंदर डिबेट हो, ये बात तो समझ में आती है, पर प्रधानमंत्री झूठ बोले ये समझ में नहीं आता। और मैं आपकी जानकारी के लिए आपको बताता हूं, और शायद प्रोफेसर गुरमीत सिंह जी को पता हो, आपको शायद न पता हो, मैं आपके सामने ये रखता हूं, ये 7 जुलाई 2019 की रिपोर्ट है, आप देख लीजिए। 7 जुलाई 2019 की एनडीटीवी की। मोदी सरकार ने विरासत टैक्स लाने के लिए वित्त मंत्रालय को प्रस्ताव तैयार करने के लिए 2019 में कहा था और वित्त मंत्रालय ने उसका एक प्रस्ताव तैयार किया था। ये दूसरी बात है, वो प्रस्ताव उसके बाद आगे नहीं बढ़ा और वो बात वहीं खत्म हो गई। तो प्रधानमंत्री जिन्होंने खुद सत्ता में रहते अपने वित्त मंत्रालय से ऐसा प्रस्ताव लाने को कहा हो, तैयार करने को कहा हो, वो प्रधानमंत्री ये कहे कि कांग्रेस लोगों पर टैक्स लगाएगी, उनकी संपत्ति हड़पना चाहेगी। आपके घर में 2 गाड़ी है तो 1 गाड़ी कांग्रेस ले लेगी। मैं वही बात आपसे कर रहा हूं, आप क्या हड़प लेगी, इस तरह की बात अगर प्रधानमंत्री कहते हैं तो ये तो अफवाह फैलाने की और झूठ बोलने की एक हद होती है। और दूसरी बात, कांग्रेस कह चुकी है कि भाई सैम पित्रोदा एक अंतरराष्ट्रीय स्तर के समाजशास्त्री और अर्थशास्त्री हैं, और आप जानती है दुनिया भर के समाजशास्त्री, दुनिया भर के अर्थशास्त्री अपनी चर्चाओं में, अपने भाषण में, अपनी डिबेट्स में सभी देशों को विभिन्न तरह की सलाह देते रहते हैं, सेमिनार होते रहते हैं। उनकी सलाह कोई मानने या न मानने वो एक अलग इशू है। तो सैम पित्रोदा ने अगर कुछ, पहली बात उन्होंने डिबेट के रूप में कहा है कि एक उदाहरण के रूप में कहा है, तो और कांग्रेस ने कहा हम इसे स्वीकार नहीं कर रहे। तो जब कांग्रेस ने स्पष्ट रूप से कह दिया हम स्वीकार नहीं कर रहे, तो निचले स्तर का कार्यकर्ता कुछ कहे तो समझ में आता है। प्रधानमंत्री ये कहे कि लूट कर रहे हैं, और वो प्रधानमंत्री जो खुद ये प्रस्ताव लाने का ठीक है। मैं इस पर गुरमीत सिंह जी से ओपिनियन लेती हूँ। गुरमीत सिंह जी, किसी को भी अपनी बात कहने का पूरा अधिकार है, स्वतंत्रता है, और आगे ये भी कहा गया है कि ये वाद विवाद का विषय है, इस पर डिबेट भी होनी चाहिए। लेकिन ये चूंकि मैंने पहले भी कहा कि चुनावी माहौल है, तो ऐसे में पूरी कोशिश रहती है कि बयानों को किस तरीके से अपने हित में किया जा सके। आप इस सिचुएशन में सैम पित्रोदा के इस रिएक्शन को कैसे देख रहे हैं? देखिए, जैसे आपने खुद ही कहा कि चुनाव के माहौल में कई बार जो छोटी सी बातें होती हैं उनको भी बड़ा बना के पेश किया जाता है, कई बड़ी बातों को छोटा बना के पेश किया जाता है, और चुनावों के बाद लोग भूल भी जाते हैं ये सारी चीजें। और मोदी जी की एक महारत है कि वो कोई भी चीज, कोई भी मौका जो है वो चूकते नहीं है। उन्हें जहां भी मौका लगता है, अगर कोई भी चीज, अगर इवन मान लो चौकीदार कभी कह दिया तो उसको उन्होंने चौकीदारों से बात शुरू कर दी, या चाय वाले की बात थी तो उसको शुरू कर दिया। तो उनको राजनीति में इस प्रकार के कई ऐसे उदाहरण आप देख सकते हैं, चाहे पार्लियामेंट में जब डिबेट हो रही होती है, कि अगर विपक्षियों ने कोई बात कही तो उसी बात को मुश्किल में डालने की कोशिश करते हैं। अब इसमें तो कोई दो राय नहीं कि सैम पित्रोदा तो बाहर रहते हैं, और जैसे अभी विद्रोही जी ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय स्तर उनकी एक पहचान है, वो अपनी बात कर, ये भी बात सही कि वो टेलीफोन, दूरसंचार में जो क्रांति हुई उसका श्रेय उनको दिया जाता है। तो भारत के मामलों में और उनकी जो कांग्रेस के साथ एक नजदीकी रही राजीव गांधी जी के समय से, वो बात जरूर है। पर ये बात बिल्कुल सही है कि हमारे देश की परिस्थिति, अभी आपने खुद भी बताया कई देशों के उदाहरण देकर, कि दुनिया के बहुत से देश हैं जो जहां पर इस तरह की व्यवस्था ऑलरेडी है, लेकिन उन देशों की परिस्थितियों और हमारी देश की परिस्थितियों में बहुत अंतर है। आप जानते हैं हमारे यहाँ तो कृषि जोत जो है वो किस तरह से कम होती जा रही है। अगर किसी फादर के पास 10 एकड़ है तो वो आगे 5-5 एकड़, फिर 2.5 एकड़, तो एक पूरा हेल ऑफ द डिफरेंस जिसको हम कहते हैं, उन देशों के साथ हमारे और उन देशों की परिस्थितियों में बहुत अंतर है। और शायद इसीलिए
अभी विद्रोही जी ने भी कहा कि कांग्रेस ने इन प्रस्तावों को रिजेक्ट किया है। लेकिन जैसे मैंने कहा कि चुनाव जब तक रहेगा, अभी तो एक फेज का चुनाव हुआ है, अभी दूसरा फेज आया है। अभी दूसरे फेज में आप देखिए ये कितना इशू, मंगलसूत्र, मुस्लिम और ये अब इनहेरिटेंस टैक्स, ये सारा चल रहा है। और अभी तो 5 फेज बचे हुए हैं पूरे। तो अभी इस तरह के और बयान भी सामने आएंगे और इस तरह की चर्चाएं होंगी। लेकिन ये बात जरूर है कि चुनाव के दौरान भी जब भी कोई बात कहे तो उसे जिम्मेदारी से कहनी चाहिए। और लेकिन ये चीजें अब राजनीति में बहुत नई नहीं है। विद्रोही जी भी ये मानेंगे, आज की तारीख में वो जो बात कह रहे हैं वो ठीक हो सकती है कि जिम्मेदारी से बयान देने चाहिए, जो व्यक्ति बड़े पद पर है उसकी ज्यादा जिम्मेदारी है। लेकिन ये जो राजनीति में पोलराइजेशन है, जो जाति लोग है, जो क्षेत्रवाद है, ये बहुत लंबे समय से भारत की राजनीति में उसकी जो, जिसे कहते हैं ना इशू बेस्ड, उसको ना करके ये जो इमोटिव इश्यूज हैं, भाषण देना, आप जानते हैं पिछली बार भी पुलवामा का मुद्दा कितना बना था, रैलियों में बिल्कुल बिल्कुल। और ये कहीं ना कहीं वो आज की राजनीति का सच है, ये कहना चाहते हैं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं डॉक्टर पंकज बेनीवाल। किसी की अपनी स्वतंत्रता है किसी मुद्दे पर अपनी ओपिनियन रखने की, लेकिन उसको जिस तरीके से अभी गुरमीत सिंह जी भी कह रहे हैं, वेद प्रकाश विद्रोही जी आप पर आरोप लगा रहे हैं कि आप बात का बतंगड़ बना देते हैं, तूल पकड़ लेती है कोई भी छोटी सी बात। नमस्कार सोनल जी, सभी साथियों नमस्कार, सभी दर्शकों मेरा नमस्कार। देखिए सोनल जी, बात का बतंगड़ बनाने की बात विद्रोही जी कह रहे हैं। अरे आपने बात कही है, आपने माचिस से आग लगाई है, धुआं धुआं हो गया है, हम धुएं के बारे में बात भी ना करें। कमाल की बात है, कमाल की राजनीति है आपकी। माता पिता ने जो विरासत में कष्ट कमाई से जो पैसा जोड़ा होगा, जो संपत्ति बनाई होगी, आप चाहते हैं कि वो उसके बच्चों को लिगेसी में ना मिले। ये कमाल की बात कर रहे हैं। आप उन्हीं सैम पित्रोदा की बात कर रहे हैं जो आप ही के पार्टी के लगातार सलाहकार बने रहे 10 साल तक मनमोहन सिंह जी की सरकार में। वो है सैम पित्रोदा। वो एक आदमी नहीं है, वो एक विचारधारा नहीं है, वो आपकी पार्टी की विचारधारा है, कांग्रेस की विचारधारा, कांग्रेस की मां, कांग्रेस का चरित्र आज देश के सामने है कि ये लोग करना क्या चाहते हैं। इसीलिए इन्होंने कहा, बार बार कहते हैं राहुल गांधी की आर्थिक सर्वे करवाऊंगा, आर्थिक सर्वे होना चाहिए। वो आर्थिक सर्वे इसलिए होना चाहिए क्योंकि जिसके पास जितनी संपत्ति है उसको सरकार हड़प ले, जो मोदी जी ने कहा है। लेकिन पंकज जी बात तो ये भी कही जाती है ना कि इस खाई को पाटने की कोशिश होनी चाहिए, अमीर और अमीर होते जा रहे हैं, गरीब और गरीब होते जा रहे हैं। अगर कोई सरकार इस तरीके से सोचती है या इस विजन पर सोचती है तो फिर गलत क्या है, कहां दिक्कत है? और जिस तरह से अभी गुरमीत सिंह जी कह रहे हैं कि अपब्रिंगिंग में, कंडीशनिंग में बहुत फर्क है, हम उन तमाम चीजों पर बहस का विषय है ये, क्योंकि दूसरे राज्यों की तुलना में अगर हम भारत की स्थिति को देखते हैं तो देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस। तो वही तो हम बता रहे हैं, बहस ही तो हो रही है, अभी डिबेट ही तो कर रहे हैं इस चीज पे। मैं अपना पक्ष रख रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि मुझे अच्छा नहीं लगा। मेरे माता पिता ने अगर कोई संपत्ति अर्जित की है बड़ी कष्ट कमाई से, मेरे फादर साहब भी डॉक्टर हैं, मेरी मदर लेक्चरर रही है, अगर उन्होंने पूरी जिंदगी पर कष्ट कमाई से कुछ पैसा कमाया है, कुछ जमा किया है, कोई प्लॉट लिया है, वो मुझे ना मिल करके किसी और को चला जाए, ये कहां की इंसानियत है, ये कहां का देश का लॉ है? ऐसे स्थिति में आज हमारा देश बिल्कुल भी नहीं है। सैम पित्रोदा का जो ये बयान है ये कांग्रेस की मानसिकता को दर्शाता है। आज हमारे देश जी कहते हैं कि गरीब को आज मैं भूखा नहीं सोने दूंगा, 80 करोड़ लोगों को मैं आज हमारे देश की स्थिति तो ऐसी है। कांग्रेस ने 6 दशक तक राज करने के बाद देश की स्थिति ऐसी छोड़ी है कि इसकी ऐसे इतने ज्यादा गरीब लोग आज देश के अंदर है। पहली बार ऐसा हुआ है कि जब पता चल रहा है कि इतने लोग गरीब हैं, इतने लोग भूखे सोते हैं, उनको आज मोदी जी अगर 5 किलो राशन देते हैं तो इनको परेशानी हो रही है। अगर ये ऐसा कैसे कह सकते हैं कि मैं विरासत को छीन लूंगा, मैं आपकी विरासत को हड़प लूंगा? देश की विरासत अगर बढ़ाई है तो नहीं, कौन छीन रहा है, कौन हड़प रहा है? एनडीए ने बढ़ाई है और यूपीए ने नहीं बढ़ाई। किसने कहा कि हड़प लेंगे, किसने कहा छीन लेंगे? आप अगर ये कानून लेकर के आते हैं तो क्या सोनल जी आपसे नहीं छीन जाएगा या हमसे नहीं छीन जाएगा? नहीं, पर कानून लाने की बात किसने कही? ये कहा ना कि भारत में ऐसा कोई, देखो किसी की ओपिनियन को हम पूरे तरीके से समझ सकते हैं ना। देखिए हमने सुनवाया भी, सैम पित्रोदा ने क्या कहा, उन्होंने दूसरे देशों के संदर्भ में भारत की स्थिति का जिक्र किया। उन्होंने ये नहीं कहा कि भारत में, उन्होंने कहा कि भारत में ऐसा कोई कानून नहीं पता कि भारत, क्या उन्हें नहीं पता कि भारत की परिस्थिति, भारत की भौगोलिक स्थिति, भारत की आर्थिक स्थिति आज देश की कैसी है? लगातार 10 साल तक जो आदमी सलाहकार रहा हो प्रधानमंत्री का, एक सरकार का, क्या उन्हें पता है कि मेरे देश की स्थिति कैसी होगी, मेरे देश के लोगों की मानसिकता कैसी होगी, मेरे देश की आज कंडीशन क्या है? देश को विरासत अगर दी है
देश में अगर चीजों को बढ़ाया है तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने ठीक है, बढ़ाया। मोदी बस धार्मिक सब हड़प आस्थाओं लेगी। को भी वेद बढ़ाते प्रकाश हुए विद्रोही जी, राम ठीक है, मंदिर देकर ठीक के है, आए। ठीक है, देश ठीक है, में कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ठीक है, समय इंफ्रास्ट्रक्चर, थोड़ा सा रोड, कम है। एयरपोर्ट्स, ठीक जितनी है भी डॉक्टर चीजें आई, पंकज। ये सारी वेद प्रकाश जी, विरासत की चीजें, ये देश की विरासत आज भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बढ़ाई है। ठीक है डॉक्टर सोनल पंकज, जी, ओके। सोनल जी, मैंने आपसे कहा ना, भारतीय जनता पार्टी मतलब बहुत झूठी पार्टी और प्रधानमंत्री सबसे बड़ा झूठा रखवाबाज। मैंने तो आपके सामने प्रमाण दिया है कि 2019 में वित्त मंत्रालय को प्रधानमंत्री के नाते मैंने तो माना है कि सैम पित्रोदा कांग्रेस के संबंध है, आज भी वो इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के चेयरमैन है। मैंने कब कहा है वो के सदस्य नहीं रहे? मैंने कब कहा वो कांग्रेस से संबंधित रहे? हमने तो खुलेआम यहीं से बात शुरुआत की थी। और ये जो प्रधानमंत्री है, ये तो स्वयं प्रधानमंत्री है मोदी। इन्होंने जुलाई 2019 में अपने वित्त मंत्रालय को निर्देश दिया था विरासत टैक्स के लिए प्रस्ताव पास करो, न प्रस्ताव लाओ, उस पर बात करें ना। क्या मोदी जी देश के प्रधानमंत्री रहते देश की परिस्थितियों को नहीं जानते थे क्या? वो विरासत टैक्स क्यों लाना चाहते थे? पहले ही डिबेट का विषय है। डिबेट करने से पहले लोकतंत्र में डिबेट जरूरी है। लोकतंत्र में से ही सभी चीजों का हल निकलता है। पर ये प्रधानमंत्री तो डिबेट से भागता है, सच से भागता है। अगर हमारी बात झूठ है तो बताए। मैंने प्रमाण दे दिया, एनडीटीवी का आपको सोर्स दिखा दिया कि वे प्रस्ताव लाए थे। ठीक है, मैं नहीं, मैं इस पर ओपिनियन ले लेती मैंने हूँ कहा वो गुरमीत सिंह जी प्रस्ताव से। आगे नहीं बढ़ा, ये भी मैंने आपसे कहा ठीक है, वेद प्रकाश जी एक रिपोर्ट का जिक्र कर रहे हैं गुरमीत सिंह जी। मैं थोड़ा उस पर आपसे थोड़ा समझना चाहूंगी कि क्या इस तरीके का कोई प्रस्ताव लाया गया था, क्योंकि यू नो द थिंग्स बेटर। सो ये जो जिस रिपोर्ट का हवाला दिया जा रहा है वेद प्रकाश जी की तरफ से, क्या कितना सच है उसमें? देखिए, पहली बात तो ये कि संसद में इस पर कोई चर्चा हुई हो ऐसा मेरी जानकारी में नहीं, लेकिन वित्त मंत्रालय अलग अलग प्रस्ताव अलग अलग स्थितियों में देता होगा और संभवतः वो वहां पर पार्लियामेंट तक नहीं पहुंचा होगा, इसलिए वो शायद पब्लिक स्फीयर में नहीं चर्चा है। में नहीं आया। लेकिन अगर उन्होंने सर्च किया है तो नेचुरली वो आजकल मिल जाता है गूगल वगैरह में, तो कोई ना कोई रिपोर्ट इस तरह की आई होगी। और क्योंकि वो पुराना, तो ये अलग बात। देखिए, एक बात मैं आपको और बता दूं, सबको मालूम ही होगा वैसे, कि अगर मान लीजिए किसी की कोई पेरेंट्स की कोई प्रॉपर्टी है, ये बात तो बिल्कुल सारे देश में तो एक कल्चर है कि बच्चे के लिए माँ बाप जोड़ के जाते हैं, है ना। विदेशों में तो कल्चर दूसरा है, वो तो बच्चे के लिए उतना जोड़ते भी नहीं है। और हमारे यहाँ भी मैं आपको बताऊं कि एक कैपिटल टैक्स नाम की चीज ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है। अगर आपको पैतृक संपत्ति, यानी मान लीजिए आपका कोई मकान आपके पिताजी ने छोड़ा और वो यदि आप बेचते हैं तो आपको उसमें कैपिटल टैक्स देना होता है। लेकिन अगर आप प्रॉपर्टी के बदले जितनी मेरी जानकारी, बाकी जो दोनों भाइयों बताएंगे, तो आप प्रॉपर्टी ले लेते हैं या आप उसको नहीं बेचते हैं। और हमारे यहाँ तो ये होता है, और आमतौर पर यही होता है कि जो बेटा है वो आगे रहता जाता है ना। कहने के लिए बेटी को हक दिया जाता है, वो भी कागजों में अधिक है और शायद लागू नहीं होता है उतना ज्यादातर जगह, इतनी अवेयरनेस के बावजूद। वहां पर टैक्स, मान लीजिए आप कोई किसी का कितना भी बड़ा घर है, उसमें बाद में उसका बेटा रह रहा है, वहां पे टैक्स नहीं है। अगर वो प्रॉपर्टी को बेचते हैं तो कैपिटल टैक्स का प्रावधान आज भी है, अगर आप उससे कोई इनकम करते हैं। ये वाला, जैसे मैंने आपको बताया कि विदेशों के सर्कमस्टांसेस बिल्कुल अलग हैं, ना ही ऐसी कोई निकट भविष्य में संभावना है। जैसे उन्होंने कहा कि बीजेपी ने भी उसको पास नहीं किया आगे, और कांग्रेस तो अभी बेचारी सत्ता से ही बहुत दूर है, तो वो कब लागू करेगी भी, तो वो वाली बात ही बहुत हाइपोथेटिकल है ना। तो इसलिए, लेकिन जैसे मैंने कहा कि होता क्या है कि जब चुनाव का माहौल चल रहा होता है, और ये मोदी जी का गुण आप कह सकते हैं, आप उसे जुमला कह सकते हैं, आप कुछ भी कह सकते हैं, कि वो हर बात को पलट के उन्हीं पे, जो हथियार है वो उन्हीं पे चला देते हैं पलट के। तो कोई भी मुद्दा हो, आप और भी ऐसे तमाम उदाहरण देख सकते हैं कि वो उस मामले को इतने बड़े पैमाने पे, देखिए हम और आप ये सोचे कि अरे उन्होंने ऐसा क्यों कह दिया, जैसे अभी विद्रोही जी कह रहे हैं कि वो इतने बड़े पद पे हैं, क्या उन्हें ये मालूम नहीं है कि भाई ये बात जो है ये पूरी तरह से शायद इसमें सच्चाई नहीं है। इवन माइनॉरिटी वाली जो बात चल रही है, जब हम माइनॉरिटी कहते हैं उसमें अकेले मुसलमान तो नहीं है, उसमें तो सिख भी है, उसमें तो क्रिश्चियन भी है। लेकिन उनको मालूम है कि राजनीति कैसे चलती है, पोलराइजेशन चुनाव में कैसे होता है, इमोटिव इश्यूज को कैसे बनाना है। मंगलसूत्र की जैसे उन्होंने बात कर दी, अब वो एक इमोटिव इशू बनाने की बात है। महिलाओं को मंगलसूत्र, बहुत प्रियंका गांधी ने उसका जवाब दिया, लेकिन अब वो कितने लोगों तक जवाब पहुंचेगा वो मालूम नहीं। जैसे अब ये वाली बात जो ये कह रहे हैं विद्रोही जी, उतनी पब्लिक स्पेयर में नहीं है। जो बात ये
मैं कह रहा हूँ, जो बेनीवाल जी कह रहे हैं, यही तो फर्क है ना। जो प्रधानमंत्री कहते हैं वो बात का महत्व अलग हो जाता है। वो बिल्कुल। डॉक्टर पंकज, एक बहुत छोटा सा रिएक्शन आपसे लेना चाहूंगी। किसी भी, जिस तरीके से एक हाइपोथेटिकल चीजों का जिक्र यहाँ पर गुरमीत जी ने भी किया, उस पूर्वानुमान को कहीं ना कहीं सच साबित करने की आजमाइश होती है। जब किसी भी चीज पर आप पूरे तरीके से वो चीज इंप्लीमेंट ही नहीं हुई, उसकी सिर्फ एक संभावना आप केवल एक बयान से निकाल दे रहे हैं। कमाल है सोनल जी। आप ये देखिए, इन्होंने एक न्याय पत्र निकाला, उसमें लिखा है कि नहीं लिखा है कि आर्थिक सर्वे कराएंगे कि नहीं कराएंगे। वहीं पर सैम पित्रोदा एक ऐसा बयान दे देते हैं, तो दोनों को कोरिलेट नहीं करेंगे क्या? हाइपोथेटिकल कहां से हो गया? आप ही के पार्टी के सलाहकार हैं, आपका मैनिफेस्टो, आपके मैनिफेस्टो में लिखा हुआ है कि हम आर्थिक आधार पर हम सर्वे कराएंगे। सर्वे करके आप सिर्फ यही तो करना चाहते हैं कि कौन कौन मृत्यु, किन की मृत्यु हो गई, किन की मृत्यु हो जाएगी, कैसे प्रॉपर्टी को हड़पा जाएगा, यही तो ये लोग चाहते हैं। इनका और कोई मकसद नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मकसद यही है। आज सैम पित्रोदा ने जो बयान दिया, उसे स्पष्ट कर दिया है कि वो आर्थिक आधार पर सर्वे क्यों कराना चाहती है कांग्रेस की सरकार, या राहुल गांधी ने क्यों बार बार इस पर जोर दे रखा है। तो विद्रोही जी इसको नकारे नहीं कि हम नहीं चाहते। ये इनकी पार्टी का चरित्र है, कांग्रेस का मानसिकता है, जो आज सारे देश के सामने आई है। हाइपोथेटिकल किसी भी कंडीशन नहीं है इनका। हाइपोथेटिकल हम इनका न्याय पत्र मान ले क्या? वो तो सरकार में अभी भी नहीं है। ये 2014 में भी एक संकल्प पत्र लेके आए थे। ठीक है, समय की कमी है, बहस ये अंतहीन है। डॉक्टर पंकज, बहुत शुक्रिया आपका। वेद प्रकाश जी, आपका बहुत शुक्रिया। गुरमीत जी, आपका बहुत शुक्रिया। तो सैम पित्रोदा के एक रिएक्शन ने कहीं ना कहीं राजनीतिक सरगर्मियां तेज कर दी हैं। कांग्रेस उसको अपने तरीके से एक बचाव की कोशिश कर रही है उस बयान के बाद, तो बीजेपी पार्टी चारों तरफ से घेरने की कोशिश कर रही है। अब क्योंकि चुनावी माहौल है और ऐसे में कोई भी बात निकलती है तो फिर दूर तलक जाती है। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, फौरन होंगे हाजिर।